हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमी बूस्टर ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 2 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में बेसिक ऑफ इकोनॉमी देखे थे, पार्ट 2 में जीडीपी देखे थे। उसमें एट लास्ट हम लोग फिजिकल पॉलिसी देखे थे। तो फिजिकल पॉलिसी पे हम लोग ख़त्म किए थे, तो आज वहीं से शुरू करेंगे। अब फिजिकल पॉलिसी का जो पब्लिक रेवेन्यू सेक्शन है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टैक्स का रहता है, उसको आज डिटेल में देखेंगे। सिर्फ फिजिकल पॉलिसी में हम लोग क्या देखे थे कि गवर्नमेंट के पास एक सोर्स है जिससे इनकम आता है, और उस इनकम को मतलब खर्च करता है पब्लिक वेलफेयर स्कीम में या डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम में। डिफेंस हुआ, सारी चीज़ों में गवर्नमेंट खर्च करता है। ठीक है ना। तो जो आता है पैसा उसको बोलते हैं रिसिप्ट या रेवेन्यू, और जहाँ खर्च होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए हो रहा है, पीपुल ऑफ इंडिया के लिए हो रहा है, तो इसको पब्लिक लगा देते हैं। इसमें जो हम लोग आज देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू को, और उसमें भी मेजरली देखेंगे टैक्स को। टैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, मे बी आज ख़त्म ना हो, तो इसको इन डिटेल में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, तो हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। तो नॉन टैक्स से भी गवर्नमेंट को पैसा आता है। नॉन टैक्स मतलब स्टाम्प ड्यूटी हो गया या चालान हो गया, इस सब से भी आता है। और इस दोनों को अगर मिला दिया, फिर भी अगर कुछ पैसा कम हो गया, मान लीजिए एक्सपेंडिचर 100 रुपया का है, गवर्नमेंट को 50 रुपया ही कलेक्ट हुआ, तो बाकी का 50 रुपया क्या करेगा गवर्नमेंट? बोरो करेगा। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर इंडिस इन्वेस्टमेंट पे जाएगा। ठीक है ना, अपना गवर्नमेंट का शेयर बेचेगा। तो लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं, मतलब हमको टैक्स चाहिए क्यों, हम मतलब सरकार को टैक्स चाहिए क्यों? सी, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, तब से हम लोगों का गोल फिक्स है। हम लोग का गोल क्या है? पॉवर्टी को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, वुमेन एम्पावरमेंट, इंडस्ट्री को डेवलप करना, सेल्फ सफिशिएंट बनना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अदर सेक्टर में। ठीक है ना, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना। तो गोल हमेशा फिक्स है शुरू से। बस हर सरकार के साथ मीन्स बदल जाता है, या टाइम के साथ मीन्स बदल जाता है। ये जो मीन्स चेंज होता है ना, इसी को ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट कर देता है, क्योंकि ये करेंट से रिलेट हो जाता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट हो जाता है। बाकी कंसेप्ट तो वही रहता है। अभी कोई भी चेंजेज आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में, तो पॉलिसी किस लिए आता है? इसी मीन्स को अचीव, इसी गोल को अचीव करने के लिए। बस क्या चेंज हो रहा है? तो हमारा मीन्स चेंज होता है। ठीक है ना। तो वैसा ही एक चेंज आया था बहुत, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इन मतलब नया उस समय हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ था। सी, दो तरह का चेंजेस होता है। एक नॉर्मल चेंज होता है जो डेली बेसिस पे होता है, एक ड्रास्टिक चेंज होता है। ठीक है ना। तो ड्रास्टिक चेंज को रिफॉर्म बोलते हैं। वही रिफॉर्म आया था 1 जुलाई 2017 को, जिसका नाम था जीएसटी। तो जीएसटी को समझने से पहले हम लोगों को जीएसटी से पहले का टैक्सेशन सिस्टम समझना चाहिए। टैक्स लेता क्यों है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारा खर्चा है जो उसको करना पड़ता है, जैसे डिफेंस हुआ या सब्सिडरी हुआ, ये सब करने के लिए पैसे का ज़रूरत है। और मेजर कंट्रीब्यूशन उसको कहाँ से मिल रहा है? मेजर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है टैक्स से। तो ठीक है ना, तो टैक्स को डिटेल में समझते हैं। तो क्योंकि जीएसटी अभी लेटेस्ट टैक्स है, इसको समझने से पहले इसका पुराना हम लोग को समझना होगा कि बिफोर जीएसटी क्या सिस्टम था। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि सूत उठ के उठा और लगा जीएसटी लगा दिया। ये इसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल वे यूज करना पड़ता है। सी, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन उस इस दोनों से ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम जीएसटी को इंक्लूड किए थे, लेकिन जीएसटी के पहले जो टैक्सेशन था उसका भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलीगल नहीं है टैक्स लेना, टैक्स लेना प्रॉपर लीगल है। तो उसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या टैक्स था और कैसे देते थे, तो वो सब डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं बिफोर जीएसटी। जीएसटी के पहले क्या था? तो जीएसटी के पहले बीइंग गार्जियन ऑफ द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कम चाहिए, लेकिन चाहिए तो दोनों के पास टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन था कि दोनों टैक्स लेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी, जिसमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स आता था, यूनियन एक्साइज ड्यूटी आता था, सर्विस सर्विस टैक्स आता था, कस्टम ड्यूटी आता था, सेस आता था और सरचार्ज आता था। ठीक है ना, और भी टैक्स आता था, लेकिन बड़ा बड़ा यही है। उसके बाद अगर देखेंगे और डिटेल में, तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगा है उसी को देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगा है वो अपना बर्डन किसी और पे ट्रांसफर कर सकता है। आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स में आया। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में क्या डिफरेंस है? तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे लगता है, किसी पर्सन पे लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स किसी कंपनी या एंटिटी पे लगता है। ठीक है ना, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा। है दोनों डायरेक्ट टैक्स ही।
जैसे अगर रिलायंस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगा तो रिलायंस को ही पे करना पड़ेगा, रिलायंस अपने कस्टमरों से नहीं पे करवा सकती है। उसी तरीके से इनकम टैक्स अगर एक्स, किसी आदमी का नाम एक्स है, उस पर लगा तो उसी को देना पड़ेगा, उसके बदला उसका फ्रेंड नहीं दे सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी क्या है ना, टैक्स एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना, बड़ा टर्म है। ड्यूटी मतलब जो कि गुड पे लगता है उसको ड्यूटी बोलते हैं। गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हुआ या कोई भी गुड इंडस्ट्रियल गुड्स हुआ, उस पर जो चीज़ लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। सी सर, कस्टम ड्यूटी ना मेनली, कस्टम ड्यूटी ऐसे तो बेसिकली दो तरह का होता है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग मिनिमम लगाते हैं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगा तो जो हम लोग का इंडियन गुड है वो ग्लोबल मार्केट में महंगा हो जाएगा। तो महंगा होने से डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से कभी भी कोई कंट्री नहीं चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में कम डिमांड में रहे। तो इसीलिए वो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगाता है ताकि सामान सस्ता रहे ग्लोबल मार्केट में। मेनली जब कस्टम ड्यूटी का बात होता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी का बात होता है मेजरली। एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगता है मैक्सिमम सामान पे, या तो बहुत कम लगता है। अब उसके बाद आता है सेस और सरचार्ज। जब हम लोग टैक्स, बाकी टैक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद सेस और सरचार्ज को समझेंगे, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है। तो पहले जब टैक्स समझ में आया तो टैक्स ऑन टैक्स समझ में आएगा। ये स्पेशल टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो वो बाद में देख लेंगे। उसी हिसाब से हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ टैक्स है, जैसे वैट। पहले इसी को सेल टैक्स बोलते थे। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना, किसी वैल्यू पे टैक्स लगता है। फिर इस जब हम लोग इसमें देखें, आगे बढ़ेंगे टैक्सेशन में, तो एक डबल टैक्सेशन पढ़ेंगे हम लोग। उसमें पता चलेगा कि वैट काहे आया था। पहले सेल टैक्स था, अब वैट है। अब तो ये भी नहीं, अब तो सिर्फ जीएसटी है, लेकिन पहले ये वैट था। उसके बाद टोल टैक्स, ठीक है ना, ये सब किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। उसके बाद ऑक्ट्राय ड्यूटी या एंट्री टैक्स, जब कोई भी लोडेड ट्रक इंटर करता है तो उसको ऑक्ट्राय ड्यूटी लगता है या एंट्री टैक्स लगता है। इसको हिंदी में चुंगी भी बोलते हैं, चुंगी बोलते हैं। फिर रोड टैक्स होता है, जब कोई नया व्हीकल खरीदता है आदमी तो उसको रोड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है रोड टैक्स का, एक बार पेमेंट दीजिए और फिर इंडिया के सारे रोड पे फ्री आप चलाइए। तो बहुत बार सवाल भी उठा है, जब हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों दें। तो खैर वो मैटर ऑफ डिस्कशन है, अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट टैक्स मोटर व्हीकल टैक्स। जब आप कोई नया गाड़ी खरीदते हैं, एसयूवी खरीदते हैं 20 लाख का, तो गवर्नमेंट सोचता है जब आप 20 लाख का गाड़ी खरीद सकते हैं तो 1 लाख टैक्स एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा टैक्स का मोटो क्या होता है कि इनइक्वलिटी को कम करना। इनइक्वलिटी को कम कैसे करेगा, जो रिच पीपल है उससे ज़्यादा पैसा लेगा और उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक के वेलफेयर या सब्सिडरी में लगाएगा। तो इसके लिए तो मैक्सिमम टैक्स किससे लेना पड़ेगा, जो उस अफोर्ड कर सकते हैं उस टैक्स को। तो जो 20 लाख का गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो 1 लाख का टैक्स भी अफोर्ड कर सकता है। इसलिए मोटर व्हीकल टैक्स का नया कंसेप्ट है। ऐसी गवर्नमेंट वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी जिससे उसको पैसा मिले, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री डिफिसिट में चलते रहता है, सारा कंट्री डिफिसिट में चलता है, ऐसा नहीं इंडिया। फिर स्टाम्प ड्यूटी पता ही होगा। फिर इंटरटेनमेंट टैक्स, किसी भी मूवी टिकट वगैरह पे जो लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, हर स्टेट का अलग होता है, क्योंकि ये स्टेट टैक्स है तो स्टेट डिसाइड करेगा कि हम कितना रखेंगे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है ना, तो ये लैंड पे लगता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर लैंड पे, अलग अलग कैटेगरी के लैंड पे अलग अलग रेट रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। तो मतलब हेक्टेयर पे 10 रुपया 15 रुपया ऐसे लगता है, तो बहुत कम टैक्स रहता है, लेकिन रहता है। फिर आ जाता है हमारा एक्साइज, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। सी यहाँ पे हम लोग यूनियन एक्साइज ड्यूटी देखे थे, यहाँ पे हम लोग यूनियन एक्साइज ड्यूटी देखे थे। यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्चुअली में एक्साइज ड्यूटी सिर्फ सेंटर ही लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाता है। स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ दो चीज़ में टैक्स लगाने का छूट मिलता है, या कहे तो उसको मतलब दिया जाता है कि इस दोनों पे तुम टैक्स लगा लो। तो एक होता है लिक्वर पे, मतलब जो अल्कोहल वगैरह है उस पे, और एक होता है ओपीएम पे। ओपीएम अगर मिर्ज़ापुर देखे होंगे तो उसमें आया होगा। तो इस दोनों पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, ठीक है। तो जैसे बिहार में अल्कोहल बंद है तो ये टैक्स बिहार गवर्नमेंट को जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो कहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत टैक्स है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना, जो मेजोरिटी, जो जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, वो कैटेगरी इनकम टैक्स का है, कॉर्पोरेट टैक्स का है। तो ये चला जाता है सेंट्रल
गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के पास नंबर ज़्यादा है लेकिन अमाउंट कम रहता है। अब टोल टैक्स और ट्राई ड्यूटी, रोड टैक्स, ये सब नंबर गिनती में बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम या जो अमाउंट होगा ये बहुत कम होता है। तो खैर, तो अब हम लोग एक एक करके सारे टैक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन टैक्स क्या है कैसे है। तो पहले एक्साइज ड्यूटी और वैट पे डिस्कस करते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या हुआ ना, कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे जैसे ही प्रोड्यूस हुआ डेस्टिनेशन पे उस पर टैक्स लग जाएगा, किसी भी गुड्स पे टैक्स लग जाएगा, तो वो उसको बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी। लगाएगा कौन? लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ लगेगा? जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ज़रूरी थोड़े है जहाँ प्रोड्यूस हो वहीं पे बिके, बिक तो कहीं भी सकता है। तो जब वो सेल होगा तो उस पर लगेगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हुआ उस पर लगा एक्साइज ड्यूटी, या कोई चीज़ सेल हुआ तो उस पर लगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता था क्योंकि ये स्टेट के अंदर में है, सॉरी, ये स्टेट के अंदर में है, तो हर स्टेट का वैट अलग होता था। और एक्साइज ड्यूटी तो सेंटर का है तो वो सारे जगह के लिए सेम होगा। तो क्योंकि वैट अलग है तो किसी सामान का दाम किसी एक स्टेट में ज़्यादा हो सकता है, दूसरे स्टेट में कम हो सकता है। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ वैट। ठीक है, तो इसको पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन बस स्टार्टिंग के लिए हम देखते हैं। उसके बाद अगर एक केस और भी आएगा, वो कौन सा केस है? तो सेल। मान लीजिए कोई भी चीज़ बन गया कहीं भी, लेकिन बिक तो सकता है एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में। सपोज कोई दिल्ली का दुकानदार है, कोई दिल्ली का दुकानदार है और वो बिहार के दुकानदार को बेचता है, तो बिका तो दिल्ली में भी और बिहार में भी, तो कहाँ का कौन सा स्टेट सेल टैक्स लगाएगा? तो ये कन्फ्यूज़न हो गया। तो इंट्रा स्टेट सेल टैक्स जो होता है या इंट्रा स्टेट वैट जो होता है, वो उसी स्टेट में अगर बना, उसी स्टेट में बिका और उसी स्टेट के कस्टमर ने खरीदा, तो वो इंट्रा सेल टैक्स हो जाएगा। वो स्टेट वो कौन लगाएगा? तो दिल्ली लगाएगा। मान लीजिए दिल्ली का सामान है, दिल्ली के कस्टमर खरीदा, तो वहाँ कौन लगाएगा? इंट्रा स्टेट सेल टैक्स हो जाएगा। तो वो कौन लगाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट लगाएगा। लेकिन अगर वो इंटर स्टेट हो गया, मतलब दो स्टेट के बीच हो गया, तो वो कौन लगाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। तो ये वैट जो कलेक्ट होगा ये किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिस्पेक्टिव स्टेट को। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अब शुरू से समझते हैं। इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर बिक भी रहा है और कस्टमर भी वहीं का है। इंटर मतलब दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है। मान लीजिए खरीदने वाला बिहार का है और बेचने वाला दिल्ली का है, तो दिल्ली से बिहार में आया, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लेगा? तो ये कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फ्यूज़न को दूर कर देता है, बोलता है लाओ हम लेंगे, तुम दोनों कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो यही कंसेप्ट पे जीएसटी भी आता है। जीएसटी मतलब जो सेम सेम जगह बिका, सेम जगह खरीदा। और आईजीएसटी मतलब दूसरे स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र से कोई प्रोडक्ट बिहार आया है तो वहाँ पे आईजीएसटी का कंसेप्ट आएगा, इंटर गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटर गुड एंड सर्विस टैक्स। डेटा के अनुसार 40% से कम जीएसटी कलेक्ट होता है और 60% से ज़्यादा आईजीएसटी कलेक्ट होता है। तो ये तो डेटा हो गया, लेकिन अगर इसका मेंस के लिए एनालिसिस करेंगे तो क्या पता चलेगा कि आईजीएसटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि किसी एक दो पार्टिकुलर स्टेट में ही प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी स्टेट कंज्यूम कर रहा है। तभी तो एक स्टेट, अगर हर स्टेट प्रोड्यूस करता तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता ही नहीं। मान लीजिए बिहार के पास सारा चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है जो बिहार कंज्यूम कर रहा है, तो बिहार दूसरे स्टेट से खरीदता नहीं, क्योंकि बिहार के पास सारा चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जो ये कंज्यूम कर रहा है, तो ये दूसरे स्टेट से खरीदेगा। और जैसे ही दूसरे स्टेट से खरीदेगा, आईजीएसटी का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। आईजीएसटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, कुछ पार्टिकुलर स्टेट में ही कंसंट्रेटेड है। यही इनइक्वलिटी हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग को दूर करना है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहाँ होना चाहिए? हर स्टेट में होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आईजीएसटी कम आए, इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि टैक्स एक पार्टिकुलर डेटा देता है जिससे हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा महाराष्ट्र में होगा, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अगर महाराष्ट्र में ज़्यादा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसका मतलब क्या है, कि वहाँ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है ना, और जॉब कहाँ कम होगा? तो बिहार में कम होगा। तो जॉब ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या चाहिए? प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब प्रोडक्शन में भी दो चीज़ हो जाता है, एक होता है गुड, एक होता है सर्विस।
एक होता है सर्विस। तो सर्विस क्या होता है ना, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है। इसमें आप एक, मान लीजिए एक टावर लगा दिए या एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए और उससे लाखों या करोड़ों मतलब लोग को सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जॉब नहीं होता है, ग्रोथ होता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा सर्विस टैक्स के रूप में पूरा पैसा आएगा, डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं हो रहा है, तो जॉबलेस डेवलपमेंट हो जाता है। अगर किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, मतलब गुड एंड सर्विस, मतलब गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर कर रहा है, तो वहाँ तो इंडस्ट्री सेक्टर में हमको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, मतलब क्या ये ह्यूमन रिसोर्स का ज़रूरत होगा। तो इसीलिए हमारा डेवलपमेंट भी होगा और ग्रोथ भी होगा। तो इसको बोलेंगे ग्रोथ विथ जॉब, इसको बोलेंगे ग्रोथ विदाउट जॉब। तो एक टैक्स के डेटा से आप बहुत से डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं तो आगे देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16 से 17% है करीब, ठीक है, इंडिया का। और सर्विस सेक्टर मोर देन 50% है, यानी डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंट्री के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट पे असर डालेगा, ठीक है। कौन सा सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर। अगर सर्विस सेक्टर ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ होगा लेकिन जॉब नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ भी होगा और जॉब्स भी होगा, जो कि प्राइमरी मोटो होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुआ वहाँ लगेगा, वैट जहाँ पे गुड बिका वहाँ लगेगा। तो इसके जो झंझट था या कन्फ्यूजन था उसको जीएसटी दूर कर दिया। जीएसटी बोला कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब आप कहीं भी प्रोड्यूस करो, कहीं भी बेचो, हम टैक्स एक ही बार लेंगे और एक ही टैक्स लेंगे। मतलब ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले क्या था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ये कहाँ पे लगता था, जहाँ पे गुड्स ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब जीएसटी क्या हुआ, जीएसटी तब लगेगा जब गुड्स बिकेगा, कहीं भी प्रोड्यूस हो, जब जैसे ही बिकेगा उस पर टैक्स लग जाएगा, यानी अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि जीएसटी को इन डिटेल देखेंगे, ये इससे क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना क्लियर है, ठीक है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में मेनली हम लोग तीन तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रॉडली। उसके अंदर बहुत सारा माइनर क्लासिफिकेशन भी है। तो ब्रॉडली देखते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं टैक्स को। उसके बाद बेस्ड ऑन रेट, बेस्ड ऑन यूजेज। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर, नेचर बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन नेचर हम लोग के पास दो टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। कि डायरेक्ट टैक्स मान लीजिए जिस पे लगा ना टैक्स, भी उसी को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो टर्म पढ़ते हैं, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन जिस पे पड़ा, फॉर एग्जांपल हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, मेरा कोर्स का दाम है 10,000 रुपया और 10,000 पे हमको 18% टैक्स लेना है। चलिए सिंपल करते हैं, 10% टैक्स लेना है, ठीक है ना। तो हमारा जो भी टैक्स का अमाउंट होगा वो टैक्स हमको देना तो पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट तो हम पे आया है, लेकिन इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट तो हम पे आया है, सॉरी, इंसिडेंट तो हम पे है, मतलब इंसिडेंट का मतलब किस पे टैक्स पड़ा, किसको देना पड़ेगा, तो कोचिंग को देना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट हम पे नहीं आया, क्योंकि ये टैक्स हम अपने स्टूडेंट से ले लेंगे। स्टूडेंट को बोलेंगे 10,000 प्लस जीएसटी, आपको टोटल 1100, ये मतलब 11,000 या जो भी अमाउंट आएगा उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट हम ट्रांसफ़र कर दिए, कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंसिडेंट नहीं। जैसे कि जब इनकम टैक्स रिटर्न करना होगा ना, तो वो टैक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ही भरेगी, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्स लेके किससे रख ली, स्टूडेंट से लेके रख ली। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, कि आप पे इंसिडेंस आया, मतलब आप पे टैक्स पड़ा। मान लीजिए आपका इनकम है 50 लाख रुपया पर एनम, तो आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे कि आप तुम मेरे बदला टैक्स दे दो। टैक्स भी आपको फाइल करना पड़ेगा और टैक्स भी आपको आप पे लगा था, यानी इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन सेम आदमी पे पड़ा, ठीक है ना। अगर वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स हुआ तो आदमी, अगर वो कॉरपोरेट टैक्स हुआ तो इंस्टीट्यूशन या और इंडस्ट्री,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, मतलब जिस पे पड़ा है उसी को देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है ना। टैक्स किसी पे पड़े, देना किसी को पड़ेगा। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अब ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, मतलब जिस जिस पॉइंट पे जितना जितना टैक्स लगा वो सारा टैक्स किसको देना पड़ेगा, कस्टमर को देना पड़ेगा, सेलर को या जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं देना पड़ेगा। वो लोग टैक्स का इम्पैक्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कस्टमर के ऊपर। इंसिडेंट किस पे था, इंसिडेंट वही देगा जिसको आप पैसा दे रहे हैं, लास्ट में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा टैक्स तो वही भरेगा, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ा, कस्टमर पे पड़ा। तो जिसका इम्पैक्ट ट्रांसफ़र हो जाए उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंट कुछ भी ट्रांसफ़र ना हो, जिस पे पड़ा उसी को देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। इसको और एनालिसिस करते हैं। तो जब 1951 में पहला मतलब 5 ईयर प्लान आया था, 1951 या 52 में जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, तो उसमें जब देखा गया डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन, तो डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन था 70%, 70%, और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन था 30%। फिर हमारे पास डेटा है, तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। 70% का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास इंडस्ट्री ही नहीं है। जब इंडस्ट्री रहेगा तब तो इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग क्या किस पे डिपेंडेंट थे उस समय, हाई हैविली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पे टैक्स या तो नहीं रहता है या तो बहुत मिनिमम रहता है, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था नहीं। जब कोई चीज़ रहेगा नहीं तो उस पर टैक्स आएगा कहाँ से, गवर्नमेंट को कलेक्ट कहाँ से होगा। यानी जो भी परसेंटेज था वो हमारा डायरेक्ट टैक्स से मिल रहा था, यानी हम लोग डेवलपमेंट उस समय उतना नहीं था कंट्री में। लेकिन यही अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार अगर देखेंगे, आफ्टर डिमोनिटाइजेशन, मतलब अभी लेटेस्ट डेटा है 2017 के बाद का, तो डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 50% है। मतलब अभी भी डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से, लेकिन लगभग 50-50% है। यानी अभी हम लोगों के पास इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, मतलब इंडस्ट्री भी है, और अभी हमारे पास सर्विस सेक्टर भी है। मेजरली इंडिया में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है, मोर देन 50 नहीं, मोर देन 60% है। सी सर्विस सेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस ही हुआ था 1991 में, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद, जो 1991 का पॉलिसी चेंज हुआ था, बोलता नहीं है बिग रिफॉर्म आया था। तो उसके बाद ही तभी तो सर्विस सेक्टर का मतलब इंट्रोडक्शन होगा। तो उससे पहले तो सर्विस ही नहीं था, तो सर्विस टैक्स कहाँ से आएगा। तो उसके बाद सर्विस टैक्स आया। अब उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो बड़ा टैक्स आ जाता है। तो जो DTC और GST है, ये अभी नया का कंसेप्ट नहीं है। DTC मतलब डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हो जाएगा कॉरपोरेशन, और GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 2011-2010 से ही चल रहा है। जो बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम, जिसमें पहला पेपर सिर्फ इकोनॉमी, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स बेस्ड था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि GST पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो ये GST पहली बार कांग्रेस लाने का कोशिश किया था, ठीक है ना, लेकिन उस समय ये ला नहीं पाया था बीजेपी के कारण, या कोई भी रीज़न हो सकता है। उस पॉलिटिकली हम लोग को उसमें डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग का मतलब मुद्दा इकोनॉमिकली होना चाहिए कि इकोनॉमी डिस्कस करना है। लेकिन ये 2014 में फिर 17 में फिर आ चुका है बीजेपी गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है ये नया है, ये पहले से चल रहा है। DTC भी आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म भी आने वाला है, मतलब अब जल्द ही आएगा। क्योंकि टैक्स रिफॉर्म का ज़रूरत क्या है, क्यों है, क्योंकि इंडिया को मेजर पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, और टैक्स रेट हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर उससे PPP कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाएगा। क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन टैक्स रेट एक लिमिटेड अमाउंट में ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई या रिफॉर्म तो ला ही सकते हैं उसमें। तो वो बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्ट टैक्स तो बड़ा लेवल पे हो चुका है GST के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म अभी बाकी है, तो वो कुछ ही दिन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। खैर, तो अब हम लोग आगे डिस्कशन देखते हैं। तो जो टोटल टैक्स है ना, हम लोगों का टैक्स सिस्टम है, वो किसी न किसी चीज़ पे बेस्ड है। मतलब किसी न किसी चीज़ पे बेस्ड है, मतलब कि जैसे कि सॉरी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कैनन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ मतलब कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ एबिलिटी टू पे द टैक्स, और कैनन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, इसको सिंपलीफाई वे में और डिटेल में समझते हैं कि क्या है।
सी कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी क्या कहता है कि हमारा टैक्स सिस्टम जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि हर आदमी समझे और टैक्स दे, क्योंकि कोई चीज़ सिंपल होगा तभी तो लोग समझेंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा है, कॉम्प्लेक्सिटी में हम पूरे दुनिया को मात दे देते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स हम लोगों का टैक्स सिस्टम कि अगर कोई आदमी खुद से डिटेल समझने जाए कि कौन सा टैक्स कैसे भरना है या कौन सा टैक्स क्यों लगाया जाता है, तो उसमें सिंप्लिसिटी के नाम पे सिर्फ हम लोग को वर्ड सिंप्लिसिटी मिलेगा, बाकी सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि 2-4 लाइन पढ़ेंगे उसके बाद लिखा रहेगा इसको पारा 4 में जाके देखिए, पारा 4 में जाइएगा तो लिखा रहेगा पारा 246 में जाके देखिए, पारा 246 में जाइएगा तो लिखा रहेगा पारा 128 के साथ पढ़िए, अब पारा 128 में जाइएगा तो भूल जाइएगा शुरू कहाँ से किए थे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये जो टैक्स सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम में बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स होता है ना तो उसमें लूप होल बहुत सारा मिल जाता है लोगों को, क्योंकि जितना तेज लॉ मेकर है उससे कई गुना तेज लॉ ब्रेकर है। तो लॉ ब्रेकर क्या करता है कि टैक्स उसमें लूप होल खोज लेता है, लूप होल खोजने के बाद वो टैक्स को अवॉइड करना शुरू कर देता है। दो चीज़ होता है, एक टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन चोरी हो गया, इलीगल है, टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस लीगली तौर पे वो वैसे चीज़ों को, लूप होल को यूज करता है और उसको यूज करके टैक्स को अवॉइड करता है, चोरी नहीं कर रहा है, टैक्स को अवॉइड कर रहा है। तो ये इंडिया में बहुत होता है और मतलब हाई लेवल का अवॉइडेंस यहाँ पे होता है। कोई भी चीज़ मतलब प्रोसेस या कोई भी चीज़ पॉलिसी में लगा दिया, कुछ कर दिया, मतलब बहुत सारा लूप होल है जिससे आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और इंडिया में ये इंडिविजुअल तो करता ही है, इंडस्ट्री भी करता है। इवन ऐसा वैसा अवॉइडेंस नहीं होता है, 9-9 हज़ार करोड़ का अवॉइडेंस हो जाता है, मतलब टैक्स देता ही नहीं है। हालांकि उसको देना चाहिए था, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है कि उसके बीच का लूप होल खोज के वो टैक्स को अवॉइड कर लेता है। तो बहुत बार ये गवर्नमेंट को नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पूरा इन डिटेल देखेंगे कि क्या क्या होगा। और अगले दिन, अगले क्लास में हम लोग मेजोरिटी जो डिटेल में देखेंगे वो डबल टैक्सेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे कुछ नहीं है। तो डबल टैक्सेशन को और डिटेल में देखेंगे और फिर जीएसटी को और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को फिर डिटेल में देखेंगे, इस सारे को। तो टैक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ये लंबा जाएगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल में संडे, हर संडे को ये डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।